हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हम लोग ने लास्ट क्लास में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कंप्लीट किया था। वो 2 सेशन में गया था, बड़ा एक्ट था। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये हमारा लॉ है और आप जानते हो कि ये जो हमारा जो यूपीएसआई के सिलेबस में टॉपिक है ना, महिलाओं से संबंधित कानून, तो उसी में से इम्पोर्टेंट एक्ट है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिकली भी आप लोगों को पता ही होगा, बहुत चर्चा में रहता है। 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन, हिंदी में कहते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये 1961 का 28वां लॉ था, 28th लॉ था। और आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कानून में कितनी धाराएं हैं। तो इस कानून में केवल 10 धाराएं हैं। बहुत छोटा सा लॉ है, केवल 10 सेक्शंस हैं। इसमें कोई चैप्टर नहीं है, कोई अनुसूची नहीं है, कोई अध्याय नहीं है। और ये जो कानून था, ये कानून अधिनियमित हुआ था, इनेक्ट हुआ था 20 मई 1961 में। तो ये कानून इनेक्ट हुआ था 20 मई 1961 में। और ये कानून लागू हुआ था, मतलब एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई 1961 में। 20 मई को इनेक्ट हुआ था और 1 जुलाई को लागू हुआ था। इस कानून के पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं। भारत में जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो एक आर्टिकल आएगा 108, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक की बात की गई है। संयुक्त बैठक की बात की गई है आर्टिकल 108 में। संयुक्त बैठक मीन्स ज्वाइंट सिटिंग होता है। तो भारत में ज्वाइंट सिटिंग अब तक 3 बार हुई है। 3 बार हुई है। सबसे पहले 1961 में हुई, उसके बाद में ज्वाइंट सिटिंग आपकी नेक्स्ट टाइम 1978 में हुई, उसके बाद में 2002 में हुई। जो 1961 में भारत के इतिहास में जो पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी, वो इसी कानून के संबंध में हुई थी। ये बिल पास हो गया था लोकसभा से, राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो पा रहा था। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था, एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई थी। भारत के इतिहास में पहली बार संयुक्त बैठक जब बुलाई गई तो इसी कानून को पास करके बुलाई गई थी। और मैं आपको बताऊं, ये जो कानून आप पढ़ने जा रहे हो, ये कानून संयुक्त बैठक में पास हुआ था, ज्वाइंट सिटिंग में पास हुआ था। क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा का बहुमत होता है, लोकसभा ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए आराम से ये बिल पास हो गया था। तो आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि हम उस कानून को पढ़ने जा रहे हैं जो ज्वाइंट सिटिंग से पास हुआ था। ठीक है। इसमें टोटल 10 धाराएं होती, मैं आपको बता चुका हूं। और जो आपकी 9 और 10 धाराएं हैं वो बेसिकली नियम बनाने को लेकर हैं। बाकी इसकी जो मेन धाराएं हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक इसकी मेन धाराएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली डाउरी को लेना और डाउरी को देना, दोनों को रोकना था। यानी गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी, उसको रोकना था, उसको क्राइम ऑफेंस बनाना था, अपराध बनाना था, उसको निषिद्ध करना था, प्रोहिबिट करना था। तो ये जो कानून बनाया गया था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोहिबिट द गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी, दहेज को रोकने, दहेज को लेने और दहेज को देने को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कानून, हाँ, सबसे पहले आता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। प्रारंभ आप हर एक्ट में देखते हैं इस चीज को। मैं आपको इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। संक्षिप्त नाम का मतलब होता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विस्तार है इसका एक्सटेंट, मतलब कहाँ तक लागू होगा ये कानून। और प्रारंभ का मतलब होता है कमेंसमेंट, मतलब लागू कब से होगा या शुरू कब से होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका शॉर्ट टाइटल, इसका नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसका उसका पूरा नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसका विस्तार पूरे भारत पर है। 2019 के पहले मैंने आपको बताया भी था, 2019 में इस आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था, एबॉलिश किया गया था, मतलब उसके इफेक्ट को खत्म किया गया था। आर्टिकल तो आज भी संविधान में है, उसके प्रभाव को शून्य किया गया था।
तो 2019 के पहले ये कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते थे ड्यू टू आर्टिकल 370, लेकिन आज की डेट में भारत का हर कानून जम्मू कश्मीर पर लागू है। तो ये कानून भी, मतलब इस कानून का जो विस्तार है, इस कानून का जो एक्सटेंट है, वो पूरे भारत पर है, जम्मू कश्मीर पे भी है। और इसकी जो कमेंसमेंट की तारीख है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी कमेंसमेंट की तारीख 1 जुलाई 1961 है। इस दिन ये कानून भारत में लागू हुआ था। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा कि बाकी कानूनों में जो धारा 2 होती है उसमें कई सारे क्लॉज बने होते हैं, कई सारी खंड बने होते हैं, उसमें 2A 2B 2C करके कई सारी डेफिनेशंस होती हैं। इसमें ज़्यादा डेफिनेशन का कुछ चक्कर है नहीं, क्योंकि मेन डेफिनेशन जो है वो डाउरी की ही है। इसमें यही बताया गया है कि डाउरी होती क्या है। तो डाउरी की डेफिनेशन जो बताई गई है वो बेसिकली सेक्शन 2 में बताई गई है। सेक्शन 2 में दहेज की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ डाउरी। बहुत सिंपल है डेफिनेशन ऑफ डाउरी। डाउरी के बारे में ये कहा गया है कि डाउरी क्या होगी। सबसे पहली बात तो है कि डाउरी, आप जब कभी भी दहेज लेते हो या दहेज देते हो तो वो किस रूप में आता है, उसका उसका फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म बताया गया है, या तो वो संपत्ति होगा, या मूल्यवान प्रतिभूति होगा, या तो वो प्रॉपर्टी होगा, या तो वो प्रॉपर्टी होगा, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा। वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ध्यान रखिएगा, दहेज जो होगा या तो वो संपत्ति के फॉर्म में होगा, या तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की परिभाषा कहां पे दी गई है? तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की परिभाषा आईपीसी की धारा 30 में दी गई थी। कहां पे दी गई थी? आईपीसी जो खत्म हो चुकी है उसका सेक्शन 30 था, और अब चूंकि आईपीसी बन चुकी है बीएनएस, तो ये बीएनएस की धारा 231 में दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की जो परिभाषा है, अगर आपको परिभाषा वैल्यूएबल सिक्योरिटी की पढ़नी है तो वो बीएनएस के खंड 2 के 31 में दी गई है। बीएनएस का जो धारा 2 है वो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, उसमें 31वीं परिभाषा जो है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति की है। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो हमें अधिकार देती है, जो हमारे राइट को क्रिएट कर देती है, जो हमारी संपत्ति को पास ऑन करने में हमें राइट देती है, उसको बोलते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो संपत्ति, तो दहेज क्या है? तो दहेज या तो संपत्ति होगी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा ट्रांसफर का, वो मानी जाएगी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब जिससे राइट क्रिएट होता है, जिससे अधिकार का जन्म होता है, वो होती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। पहली बात तो दहेज क्या है? आप कहोगे संपत्ति है या मूल्यवान प्रतिभूति है। अब ये कब दिया गया हो? या तो शादी के दौरान दिया गया हो, या शादी के पहले दिया गया हो, या शादी के बाद दिया गया हो। यानी कि विवाह के पहले, विवाह के दौरान, या विवाह के बाद दिया गया हो। एक पक्षकार, मतलब मैरिज की जो एक पार्टी है, मैरिज की एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को दिया हो, मतलब एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया गया हो, या पक्षकार के रिश्तेदारों के द्वारा दूसरे पक्षकार के रिश्तेदारों को दिया गया हो, मतलब कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे मीनिंग बन गया। डाउरी क्या है? डाउरी एक प्रॉपर्टी है या मूल्यवान प्रतिभूति है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या प्रॉपर्टी है, जो विवाह के टाइम, ड्यूरिंग द मैरिज, बिफोर द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज दी गई हो। किसने किसको दिया हो? वन पार्टी टू द अदर, वन पार्टी टू द मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो, या कुछ पक्ष, मतलब विवाह के जो पक्षकार हैं उनके रिश्तेदारों के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकारों के रिश्तेदारों को दी गई हो। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बताया गया है कि लड़की वालों के द्वारा लड़के वाले को दी गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये जो कानून है इसमें खासियत है, दिस लॉ इज जेंडर न्यूट्रल। ये कानून लिंग में भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यहाँ पे साफ है, ब्राइड टू ब्राइड ग्रूम और ब्राइड ग्रूम टू ब्राइड, यानी कि दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे या दूल्हे के परिवार वालों ने दुल्हन को, दोनों कवर हो जाएंगे। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। तभी मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुल्हन यानी वाइफ ने हस्बैंड को दी हो, या वाइफ के परिवार वालों ने हस्बैंड के परिवार वालों को दी हो। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैंने कहा शादी के एक पक्षकार के द्वारा शादी के दूसरे पक्षकार को दी गई हो, या शादी के पक्षकार के रिश्तेदारों के द्वारा शादी के पक्षकार के दूसरे रिश्तेदारों को दी गई हो। कब दी गई हो? शादी के दौरान, शादी के पहले, शादी के बाद। और दहेज किस रूप में दिया जाएगा? या तो प्रॉपर्टी होगा, या तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा, या तो संपत्ति होगा, या तो
प्रतिभूति मूल्यवान प्रतिभूति होगा। मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है? मूल्यवान प्रतिभूति वो होती है जो राइट को क्रिएट करती है, जो अधिकार का सृजन करती है। मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा आईपीसी में धारा 30 में दी गई थी और बीएनएस में धारा 2 खंड 31 में दी गई है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डाउरी का मीनिंग हो गया। तो मैंने डाउरी का मीनिंग बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया, आप इसको रीड कर सकते हो। विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा, मतलब या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, मतलब सिंपल है रिश्तेदारों के द्वारा रिश्तेदारों को दी गई है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साफ लिखा गया, मैं आपको ये चीज बता दूं एक्सप्लेनेशन के तौर पर। एक कॉन्सेप्ट होता है मेहर का। मेहर का मतलब होता है, मेहर एक अरबिक शब्द है मेहर, ये मुसलमानों में चलता है। देखिए, डाउरी तो मुस्लिम में भी प्रोहिबिटेड है। डाउरी तो भारत का, ये तो कॉमन लॉ है, मतलब समान विधि है जो भारत के हर व्यक्ति के ऊपर समान रूप से लागू होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि मुसलमानों में, मुस्लिम में क्या होता है, जो उनका शरीयत का जो लॉ है, उस लॉ का नाम है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। उसको कहते हैं शरीयत एप्लीकेशन कानून 1937। उसमें कहा गया है, उसके थ्रू कहा गया है कि जो मेहर होता है वो लड़के वाले लड़की वाले को देते हैं। यानी कि जो लड़के वाले हैं वो लड़की वाले को मेहर देते हैं। मेहर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और मेहर भी दो टाइप का हो सकता है। एक मेहर जो तुरंत दिया गया हो, और एक मेहर जो कभी आगे देने का वादा किया गया हो, तो मेहर होता है। मेहर क्या होता है? मेहर डावर नहीं होता। मेहर क्या होता है? लड़के वाले लड़की वाले को देते हैं, और रिस्पेक्ट का मार्क होता है, ये रिस्पेक्ट का सिंबल कहा गया है मेहर। ठीक है, तो यहाँ पर मेहर कवर नहीं होगा, मेहर कवर नहीं होगा, ध्यान रखना है। डाउरी दहेज की परिभाषा में एक मुस्लिम मेल के द्वारा मुस्लिम फीमेल को दिया गया मेहर कवर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ मेहर कवर होगा, तो आंसर है मेहर कवर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, मूल्यवान प्रतिभूति क्या होगी? मूल्यवान प्रतिभूति वही होगी जो धारा 30 में है, मगर आईपीसी तो खत्म हो चुकी है, तो बीएनएस की धारा 2 खंड 31 में दी गई है। ठीक है, आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी जो और भी चीजें सराउंडिंग में होती हैं लॉ के, वो भी आपकी तैयार हो जाएंगी। चलिए, अब धारा ध्यान से सुनिएगा, धारा 3, 4 हमें पढ़नी है। 3 पनिशमेंट देती है, पेनाल्टी लगाती है शास्ति, और 4 भी पनिशमेंट लगाती है। ठीक है, तो पहले हम धारा 3 को देखते हैं। धारा 3 दहेज लेने या दहेज देने के लिए पनिशमेंट देती है, मतलब गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। मैं लिख देता हूं, गिविंग एंड टेकिंग, ध्यान से सुनिएगा, गिविंग एंड टेकिंग। और अबिटमेंट भी है यहाँ पर, उसको अबिट करना मतलब उसको उकसाना। अबिटमेंट करने का मतलब है उत्प्रेरण करना। अबिटमेंट करना वो भी अपराध माना जाएगा। मतलब जैसे देखा होगा कि लड़के वालों का कोई रिश्तेदार कहता है कि लो दहेज मांगो, दहेज क्यों नहीं मांग रहे हो, तुम्हारा लड़का तो सरकारी नौकरी में वगैरह वगैरह, ये सब कह के दहेज मांगो, दहेज क्यों नहीं मांग रहे हो, तो ये उकसा रहा है, तो यहाँ पर वो भी अपराधी माना जाएगा। ठीक है, अब आता है दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति का मतलब, शास्ति का मतलब होता है पेनाल्टी, पनिशमेंट कह सकते हो आप, या इसका एग्जैक्ट वर्ड है पेनाल्टी। मतलब यहाँ पे पेनाल्टी भी हो सकती है, सजा भी होती है, पनिशमेंट भी होता है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन दहेज देगा या दहेज लेगा, ध्यान से सुनिएगा, दहेज देना और दहेज लेना या उसको अबिट करना, मतलब उसका अबिटमेंट करना, उसको उकसाना, उत्प्रेरण करना, तो यहाँ पर दहेज लेना, यहाँ पर दहेज देना लेना, ठीक है, या दहेज लेना देना, दुष्प्रेरित करना मतलब दुष्प्रेरण करना। यहाँ पे दुष्प्रेरण कर लीजिएगा, उत्प्रेरण भी होता है, दुष्प्रेरण कर लीजिएगा, दुष्प्रेरण करना, दुष्प्रेरण, इसको कहते हैं अबिट करना। ठीक है, अबिटमेंट करना। तो दहेज लेना देना या उसका दुष्प्रेरण करना, अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है, देता है या देने लेने को उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है, अबिटमेंट करता है, तो यहाँ पे जो सजा होगी, पेपर में आती है, वो 5 वर्ष से कम नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, नॉट लेस देन लिखा हुआ है, नॉट, मिनिमम तो 5 साल की होगी ही होगी, नॉट लेस देन 5 years। और पनिशमेंट होगा, यहाँ पे या जुर्माना नहीं है, और जुर्माना है, और पनिशमेंट होगा। कितना पनिशमेंट होगा? पनिशमेंट यहाँ पर होगा 15,000 रुपए, 15,000 रुपये होगा। ध्यान दीजिएगा, 15,000 रुपए होगा, या फिर कहा गया या जो डाउरी की वैल्यू होगी, मतलब जो डाउरी की वैल्यू होगी
इन दोनों में जो ज्यादा होगा, वैल्यू विच एवर इज हायर। अब पता चले आपने संपत्ति किसी को दे दी, संपत्ति 10 लाख रुपए की है, तो यहां पेनाल्टी 10 लाख रुपए की होगी, मतलब सजा तो होगी होगी, 5 साल से कम तो सजा है ही नहीं, साथ में कहता है जुर्माना भी होगा। जुर्माना कितना होगा, या तो 15,000 रुपए का जुर्माना होगा, एक्चुअली में ये बहुत पहले लिखा गया था लॉ, 15,000 रुपए का जुर्माना होगा, या उस दहेज की जो कीमत होगी उन दोनों में जो ज्यादा होगा उतना जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो बहुत हैवी पनिशमेंट यहाँ पर डाली गई है, 5 साल तक की सजा, साथ में और जुर्माना। अब कहता, अब अपवाद आता है, ध्यान से सुनेगा। आप जानते ही हो कि भारत में डाउरी एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक परंपरा भी है, मतलब कस्टमरी नेचर की होती है, कस्टम बन गया है, परंपरा बन गई है। जैसे कि देखा होगा कि जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की वाले पे पैसे देते हैं दहेज, फिर वो सोना लेके जाते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे परंपरा भी होती है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर बिना मांगे, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर बिना मांगे दिया गया है, मतलब ना ब्राइड ने मांगा ना ब्राइड ग्रूम ने मांगा, दोनों यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये कानून जेंडर न्यूट्रल कानून है। अगर यहाँ पे बिना मांगे कुछ दिया जाता है तो यहाँ पे वो दहेज के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन क्या करना होगा, उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, और लिस्ट के लिए नियम हमारे यहाँ बने हुए हैं। उस नियम को कहा जाता है दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची 1985। क्या बोलते हैं, उस नियम का नाम है दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची 1985। डाउरी प्रोहिबिशन, डाउरी प्रोहिबिशन, ब्राइड ब्राइडग्रूम प्रेजेंट्स लिस्ट 1985। ये हमारे यहाँ पर एक रूल्स बनाए गए थे राजीव गांधी जी के टाइम पर, और इसमें बताया गया है कि आपको एक एक आइटम को लिखना पड़ेगा, एक एक आइटम को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखते हो आइटम को तो फिर ये यहाँ पे डाउरी नहीं मानी जाएगी, ये दहेज के नेचर में नहीं आएगा। बस क्या चीज है कि आपने बिना मांगे किसी को दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि आप जो भेंट देते हो, यहाँ पे भेंट की बात की गई है, भेंट, यहाँ पे डाउरी नहीं बोलेंगे, भेंट बोलेंगे। अगर आप भेंट देते हो, गिफ्ट देते हो, जो मांगा नहीं गया है, न किसी ने नहीं मांगा, ना पक्षकारों ने मांगा ना उनके रिश्तेदारों ने मांगा, भेंट देते हो और भेंट लिस्ट करते हो, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भेंटे देते हो और साथ में उनकी लिस्टिंग करते हो, तो यहाँ पे वो दहेज नहीं माना जाएगा, ठीक। अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आएगा, अब देखिएगा इसमें एक पॉइंट आएगा, वो ये है कि अगर कहीं पर, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिएगा, अगर वधू द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती हैं, मतलब वधू द्वारा भेंटें दी जाती हैं। अब यहाँ पर वधू द्वारा भेंटें, मतलब यहाँ पर बात कह रहा है लड़की वालों के द्वारा जो भेंटें दी जाती हैं वो रूढ़िगत प्रकृति की है। मैंने भी बताया कि भारत में जो डाउरी है उससे हैसियत का अंदाजा लगाया जाता है। तो रूढ़िगत का मतलब है वो परंपरा में है, वो समाज की मूल में शामिल हो चुकी हैं, रूढ़िगत प्रकृति की हैं। रूढ़िगत का मतलब होता है दीज आर ऑफ, मैं लिख देता हूं, दीज आर ऑफ कस्टमरी नेचर, दीज आर ऑफ कस्टमरी नेचर, मतलब रूढ़िगत प्रकृति की हैं, परंपरा बन चुकी है। तो यहां पर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप भेंटे दे सकते हो, मतलब लड़की वाले लड़के वालों को या लड़के वालों के रिश्तेदार को भेंटे दे सकते हैं, लेकिन, और कैसी भेंटें होनी चाहिए, जो रूढ़िगत प्रकृति की हैं, लेकिन ये देखना होगा कि वो भेंटें उतनी ही होनी चाहिए जितनी लड़की वालों की फाइनेंशियल कंडीशन है, मतलब उनकी जो वित्तीय स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए भेंटें दी जानी चाहिए। अगर अब सपोज करिए कि जो फादर है, जो पिता है लड़की का, वो मजदूर है और भेंट के रूप में वो गाड़ी दे रहा है, तो यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि जो भेंट दी गई है दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेटस ऑफ द फादर ऑफ, जो लड़की है उसके फादर के स्टेटस से जो यहाँ पर भेंटें हैं बिल्कुल मैच नहीं खाती, तो यहाँ पर इसको डाउरी माना जा सकता है। तो क्या कहा गया, कस्टमरी नेचर का होना चाहिए, जो भेंट दी जाएंगी वो रूढ़िगत प्रकृति की होनी चाहिए। साथ में क्या बोला गया, साथ में बोला गया कि जो भेंटें हैं वो फादर के फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए, मतलब भेंटों की मूल्य का, मतलब भेंटों की प्रेजेंस की वैल्यू का, और साथ में जो फादर की फाइनेंशियल स्थिति है उनमें डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी धारा 3 हो गई। अब आती है धारा 4। धारा 4 दहेज मांगने के लिए दंड है। वो क्या था,
वो दहेज लेना देना और उसका अबेटमेंट करना, दुष्प्रेरण करना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दहेज केवल मांगने पर पनिशमेंट, बहुत कम पनिशमेंट होती है, दहेज मांगने के लिए पनिशमेंट है। अगर कोई भी वधु या वर के माता पिता, फिर वही बात आ गई, मतलब या तो वधु के माता पिता मांगे या वर के माता पिता मांगे, दोनों पे लागू करेगा। दहेज मांगते हैं तो कितनी होगी, 6 माह से कम नहीं होगी, मतलब जो पनिशमेंट होगी वो नॉट लेस देन 6 मंथ्स होगी, नॉट लेस देन 6 मंथ्स होगी। और जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी वो 2 ईयर होगी। तो कितनी पनिशमेंट होगी, 6 महीने से 2 साल तक की सजा होगी, और जो जुर्माना होगा वो 10,000 का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे सजा भी होगी और 10,000 तक का जुर्माना भी होगा। तो ये आपका धारा नंबर 4 है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर न्यायालय को लगता है, मतलब आपने कोई ऐसे रीजंस बताए, ऐसे कारण बताए जिससे न्यायालय संतुष्ट हो गया, न्यायालय को लगता है कि हाँ ठीक है ये रीजन हो सकते हैं, तो यहाँ पे 6 माह से कम, 6 महीने से कम की अवधि का दंड भी दिया जा सकेगा, मतलब 6 महीने से कम भी दंड दिया जा सकेगा। बट आपको अदालत को संतुष्ट करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा कि हाँ ऐसे एडिक्वेट रीजन थे, पर्याप्त रीजन थे, जहां पर हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, तो अदालत 6 महीने से कम की पनिशमेंट भी दे सकता है, ये अदालत को पावर दी गई है। ठीक है, तो ये धारा 4, धारा 3, धारा 4 पनिशमेंट की बात करती हैं। ये जो 4A है ये एक्चुअली में पहले नहीं हुआ करता था, जब लॉ बना था ये बाद में जोड़ा गया, कुछ घटनाएं घटी इस तरीके की तभी जोड़ा गया। एक चीज मैं आपको बता दूं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है हमारा, उसमें मैं आपको साथ में अमेंडमेंट्स भी बताता चलूंगा कि मेजर संशोधन कब हुए। तो देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हमारा 1961 में बना, पास हुआ और लागू हुआ। उस पर जो बहुत बड़े संशोधन कराए गए थे, मतलब आप ऐसे समझो कि काफी चीजें बदल दी गई, वो 1984 और 1986 था। तो आप कहीं पे नोट कर सकते हो, लिखिएगा मेजर अमेंडमेंट्स, महत्वपूर्ण संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन, मेजर अमेंडमेंट्स, महत्वपूर्ण संशोधन। तो लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण संशोधन 1984 में होता है और 1986 में होता है। काफी चीजें हम लोगों की बदली गई हैं 1984 1986 में, मतलब बहुत अमेंडमेंट कर दिए गए थे 1984 1986 में। तो नोट कर लीजिएगा 84 86। ठीक है, तो यहां पे आपका ये आपका 1984 में जोड़ा गया था, जो आपका 4A, ये विज्ञापन पर पाबंदी लगाता है। बहुत सिंपल सी धारा है, आपको केवल इतना याद रखना है, विज्ञापन पर पाबंदी, प्रोहिबिशन ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे पाबंदी लगाता है। क्या बोलता है, जैसे मान लो कि किसी की बेटी है, और सपोज करो किसी की बेटी है और वो हैंडीकैप है या दिव्यांग है, तो वो क्या कहते, एडवर्टीजमेंट निकालेगा, बहुत पैसे वाला है और उसकी बेटी दिव्यांग है, तो एडवर्टीजमेंट निकालेगा कि मेरी बेटी से जो कोई शादी करेगा मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा दे दूंगा, अपनी कंपनी में इतना हिस्सा दे दूंगा, मैं उसको इतना पैसा दे दूंगा, कि जिससे कि कोई उसकी बेटी से केवल इस लालच में आके शादी कर ले कि हमें यहाँ पर पेमेंट मिलेगा या प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे में आप जानते ही हो, जहाँ पे संपत्ति के लालच में शादी की जाएगी तो वहाँ पे उस लड़की की क्या दुर्गति होगी, उसकी क्या हालत हो सकती है ससुराल में, वो सोचा जा सकता है। तो ऐसा देखने को मिला 1980s में, तो लॉ तुरंत अमेंडमेंट कर दिया गया 1984 में, और अमेंडमेंट करके लिख दिया गया कि इस प्रकार का जो एडवर्टीजमेंट होगा वो बैन किया जाता है, मतलब उसको रोका जाएगा, इस प्रकार का कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता। सेम लड़के के लिए भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लड़की की शादी नहीं हो रही किसी कारण से, अब लड़के वाला जो है, लड़के वाले हैं वो भी परेशान है, तो यहाँ पर उसके केस में भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर लड़की के केस में देखा गया था। तो ये बैन ऑन, अगर सपोज करो कि कोई भी विज्ञापन करता है, मतलब पाबंदी लगी है लेकिन तब भी कोई विज्ञापन करता है, ध्यान रखना, तो जो सजा होगी वो 6 महीने से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक की सजा हो सकेगी, या जुर्माना होगा, जो जुर्माना 15,000। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, 6 से 5 वर्ष तक की सजा होगी या जुर्माना होगा, और जुर्माना है या जुर्माना है जो कि 15,000। तो जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो आदमी इतना अमीर होगा कि वो अपने जो इसकी लड़की से शादी करना करेगा उसको आधी प्रॉपर्टी दे सकता है, तो उसके लिए 15,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से एंड जुर्माना होना चाहिए था, ताकि जिससे कि डर लोगों के मन में बैठे कि सजा भी होगी और जुर्माना भी देना
पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे और लगा हुआ है या जुर्माना हो सकता है। ठीक, यहाँ पे भी न्यायालय क्या कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। अगर ऐसे कारण बताए जाएं कि हाँ ऐसे कारण थे तभी मैंने ये एडवर्टीजमेंट निकाला था, तो न्यायालय अगर संतुष्ट होता है तो वो सजा को कम कर सकता है। धारा 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धारा 5 कहती है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है डाउरी लेने या देने को लेकर, लेने या देने, गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी को लेकर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कानून है भारत का, भारतीय संविदा अधिनियम उसकी धारा 10 और धारा 23 इसी संबंध में बात करती है, आपके सिलेबस में नहीं, मैं ऐसे ही बस बता रहा हूं। जिन एग्रीमेंट का, जिन समझौतों का उद्देश्य ही इलीगल होता है, जिन समझौतों का, जिन करार का उद्देश्य इलीगल होता है, जिन एग्रीमेंट्स का ऑब्जेक्टिव इलीगल होता है, वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, वो शुरू से ही शून्य होते हैं, उनका प्रभाव नहीं होता। अगर मान लीजिए दो लोगों ने यहां पर एग्रीमेंट किया कि मैं इतना दहेज दूंगा और फिर वो दहेज नहीं देता है, तो सामने वाला व्यक्ति अदालत नहीं जा सकता, क्योंकि ये समझौता ही कैसा है, ये समझौता ही वॉइड है, इसकी अदालत में कोई भी स्टैंडिंग नहीं होगी, ये व्यक्ति अदालत नहीं जा पाएगा, ये वॉइड एब इनिशियो होगा, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट का उद्देश्य ही इलीगल था। तो ध्यान रखिएगा, डाउरी लेने का या देने का जो करार होगा, जो समझौता होगा, वो अपने आप में शून्य होगा, अदालत के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं होगा, अदालत के माध्यम से एनफोर्सेबल नहीं होगा। ये धारा नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। अब धारा 6 आती है, इसको ध्यान से सब लोग प्लीज पढ़िएगा। धारा 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें कहा गया दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। मतलब जो डाउरी है वो, वारिसों का मतलब होता है हेयर्स, हेयर्स का मतलब होता है वारिस। मतलब जो डाउरी है वो उस पत्नी के लिए, मान लीजिए दे दी गई डाउरी, डाउरी दी गई, तो कहता है कि डाउरी अगर दे दी गई है, ध्यान से सुनेगा, पहली बात तो डाउरी दी नहीं जा सकती, अगर डाउरी दे दी गई है तो डाउरी का बेनिफिट पत्नी को, अगर पत्नी नहीं है तो उसके वारिस को मिलेगा। ठीक है, वो यहाँ पे अब एक एक करके कंडीशंस बनाते हैं। जैसे 3 कंडीशन आती हैं टोटल, का खागा ABC। पहला कहता है कि अगर दहेज शादी के पहले दिया गया था, अगर दहेज शादी के पहले दिया गया था तो कितने महीने के अंदर ट्रांसफर करना होगा प्रॉपर्टी को, वाइफ के नाम पर कितने महीने के अंदर ट्रांसफर करना होगा, विवाह की तारीख से 3 महीने के भीतर, विवाह की तारीख से विदिन 3 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स। अगर दहेज शादी के पहले दिया गया था, ध्यान से सुनिएगा, अगर दहेज शादी के पहले दिया गया, फिर शादी हुई, शादी होने के 3 महीने के अंदर क्या करना होगा, वो दहेज पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करना होगा या पत्नी के वारिस के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। शादी के पहले दिया गया था, शादी हुई, शादी होने के 3 महीने के अंदर, मतलब शादी होने के बाद 3 महीने के अंदर वो दहेज पत्नी को या पत्नी के वारिस को ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया शादी के पहले प्राप्त किया गया था। आप सपोज करो दहेज शादी के समय या उसके बाद प्राप्त किया गया है, तो कहता है कि अगर शादी के बाद दहेज दिया गया है तो दहेज लेने की तारीख से, मतलब जब दहेज हमने लिया है, लड़के वालों ने जब दहेज लिया है, तो दहेज लेने की तारीख से 3 महीने के अंदर पति को ट्रांसफर करना होगा। पहला वाला केस क्या था, शादी के पहले दहेज लिया गया तो शादी के 3 महीने के अंदर ट्रांसफर करना होगा। दूसरे केस में क्या कहता है, शादी के दौरान या शादी के बाद दहेज लिया गया तो दहेज लेने के 3 महीने के अंदर ट्रांसफर करना होगा। ये सेकंड केस बन गया। और तीसरा है कि जब वाइफ जो उसकी है वो मतलब माइनर थी, मेजर नहीं थी, 18 साल से कम उम्र की थी, तो जैसे ही वो 18 साल की आयु प्राप्त कर लेगी उसके 3 महीने के अंदर, मतलब वाइफ मान लो 16 साल की थी, शादी जब हुई, दहेज दिया गया, अब उसके हस्बैंड ने दहेज रिसीव किया, वाइफ 16 साल की है, तो जब वाइफ 18 साल की हो जाएगी तो 18 साल से 3 महीने के अंदर अंदर क्या करना होगा, हस्बैंड को या उसके जो हस्बैंड के जो परिवार वाले हैं उनको वाइफ के नाम पर वो दहेज ट्रांसफर करना होगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो दहेज है वो दहेज ट्रांसफर करना होगा। 3 कंडीशंस बताई गई हैं, शादी के पहले दहेज मिला था तो शादी के 3 महीने के अंदर, शादी के बाद दहेज मिला है तो दहेज मिलने के 3 महीने के अंदर, अगर वो लड़की अवयस्क थी मतलब माइनर थी तो मेजर होने के 3 महीने के अंदर वो वाइफ को या उसके वारिसों को दहेज ट्रांसफर करना होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर वो
ये 3 काम नहीं करता है, मतलब कौन, हस्बैंड या उसकी फैमिली वाले, ध्यान रखिएगा, तो जो सजा होगी वो कम से कम 6 महीने की होगी और अधिकतम 2 वर्ष की होगी या जुर्माना होगा। मतलब 6 से 2 वर्ष की सजा होगी या और फाइन होगा। फाइन जो होगा वो 5,000 रुपए का होगा और 10,000 रुपए तक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपए तक हो सकता है या दोनों हो सकता है, मतलब सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अब एक तो ये पॉइंट आपका हो गया। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, सपोज करिए ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर वो जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब शादी के 7 साल अभी नहीं हुए और उसकी डेथ हो गई, जैसे डाउरी डेथ में होता है, दहेज हत्या में होता है, 7 साल नहीं बीते और उसकी अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई, मतलब अननेचुरल रीजंस की वजह से, अननेचुरल कॉन्सिक्वेंस की वजह से मृत्यु हो जाती है। शादी के 7 साल नहीं हुए, 7 साल के अंदर उसकी अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है, या मान लो जल के मरती है या मार दी जाती है, इस तरीके से मरती है। तो कहता है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसकी अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु होती है तो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर की जाएगी। सुनिए ध्यान से, अगर उसकी कोई संतान नहीं है, अगर उसका बच्चा नहीं हुआ है, तो उसके माँ बाप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। किसको ट्रांसफर की जाएगी? माँ बाप को, यानी कि मदर या फादर को। और अगर उसका बच्चा हो गया है तो बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी, संतान को, मतलब बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पत्नी 7 साल के अंदर मर जाती है, अननेचुरल रीजंस की वजह से मरती है, मतलब क्लियर नहीं है कैसे डेथ हुई, लेकिन हाँ ये समझ आ रहा है कि मारी गई है, या तो सुसाइड किया होगा या तो उस तरीके से कुछ घटना घटी है, तो प्रॉपर्टी जो दहेज लड़की के घर वालों ने दिया था, वो दहेज यहाँ पर या तो बच्चों को ट्रांसफर करेंगे, अगर बच्चे हैं, नहीं है तो उस लड़की के माता पिता को ट्रांसफर किया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब आगे कहा गया, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अपराधों का संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है, संज्ञान का मतलब है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है न्यायालय अपने माइंड में, मतलब न्यायालय क्या करेगा, उस चीज का संज्ञान लेगा, अपनी नॉलेज में लाएगा, और जिस पर आरोप लगा है उसकी नॉलेज में भी लाएगा। तो संज्ञान का मतलब होता है नॉलेज में लाना, या जिस पर आरोप लगा है उसकी नॉलेज में भी लाना। तो यहाँ पे कहता है कि संज्ञान कौन लेगा इस अपराध का, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफ ऑफेंस कौन लेगा, संज्ञान कौन लेगा, कॉग्निजेंस कौन लेगा। कॉग्निजेंस लिख देते हैं यहाँ पे, कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, संज्ञान कौन लेगा। और संज्ञान कैसे लेगा, तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 कहता है कि संज्ञान कौन लेगा, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको केवल ये डायग्राम याद रखना है। कॉग्निजेंस कौन लेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेगा, सीआरपीसी में बताया गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन कौन से होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेगा, या तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर ये मामला नहीं है तो कौन लेगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा। जेएम फर्स्ट क्लास कहते हैं, इसके पास 3 साल तक की सजा देने की पावर होती है। इसका जिक्र बीएनएसएस में किया गया है, सीआरपीसी में भी किया गया था। तो संज्ञान जो लेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संज्ञान कौन लेगा, या तो संज्ञान महानगरी मजिस्ट्रेट लेगा या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेगा। ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विचारण कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा, यही विचारण करेगा, ट्रायल भी यही करेगा। ट्रायल का मतलब होता है विचारण। आप जानते ही हो कि जब संज्ञान ले लिया जाता है उसके बाद विचारण स्टार्ट होता है, फिर एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, गवाह आते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, विटनेसेस को बुलाया जाता है, तो वो ट्रायल होता है। उसको ट्रायल के बाद ही सजा होती है, ठीक है, या तो छूट जाएगा वो या तो सजा होगी। तो ट्रायल का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो यहाँ पे ट्रायल कौन करेगा, तो आंसर है ट्रायल करेगा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, वही ट्रायल करेगा, वही संज्ञान लेगा। ध्यान रखिएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होगा वही ट्रायल करेगा, वही संज्ञान लेगा। तो ध्यान रखिएगा। अब आप क्वेश्चन उठता है कि संज्ञान कैसे लेगा, मतलब जो न्यायालय होगा वो संज्ञान कैसे लेगा। तो कहा गया है
नंबर एक, अपनी जानकारी पर लेगा, मतलब खुद की जानकारी पर लेगा, या पुलिस रिपोर्ट पर लेगा। एकदम सिंपल है, या तो खुद की जानकारी पर लेगा, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन, या तो खुद की जानकारी पर लेगा या पुलिस रिपोर्ट पे लेगा, या जो एग्रीव्ड लोग हैं, मतलब जिनके साथ ये घटना घटी है, उनके माता पिता, अपराध से व्यथित, मतलब जो व्यथित लोग हैं, जो अग्रीव्ड हैं, जिनके साथ ये घटना घटी है, जो पीड़ित हैं वो, या उनके माता पिता, या नातेदार, मतलब उनके रिश्तेदार, मान लो माता पिता नहीं है तो रिश्तेदार, या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन। इसको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये रजिस्टर्ड होती हैं। ये क्या करते हैं, ये डाउरी के लिए काम करती हैं कि लोगों को, मतलब डाउरी के जो शिकारी हैं, शिकार हुए हैं, डाउरी के जो लोग शिकार हुए हैं, पीड़ित हैं, उनके रिस्पेक्ट में ये क्या करती हैं, एप्लीकेशन वगैरह कोर्ट में देती हैं। तो संज्ञान कैसे लेगा? नंबर एक, या तो मजिस्ट्रेट खुद की जानकारी पर लेगा, उसे पता चला है कोई चीज तो वो खुद संज्ञान ले लेगा, या तो पुलिस रिपोर्ट पर लेगा, या पीड़ित जो है उसके कहने पर लेगा, या उसके माता पिता रिश्तेदारों के कहने पर लेगा, या जो रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थाएं होती हैं उनके कहने पर लेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये संज्ञान कौन लेगा ये मैंने बताया, संज्ञान कैसे लेगा और ट्रायल कैसे होगा, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, कैसे लेगा और ट्रायल कौन करेगा, ये सारी बातें धारा 7 में लिखी हुई हैं। ठीक है, और इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया है बस आपको उतना ही पढ़ना है। अब आता है अपराध कैसे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, नंबर एक, अपराध संज्ञेय होंगे। संज्ञेय का मतलब है कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल का मतलब होता है ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, यानी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। तो संज्ञेय अपराधों का मतलब क्या होगा, ऐसे अपराध जहां पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, ऐसे अपराध जहां पर पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, कॉग्निजेबल कहते हैं। कॉग्निजेबल अपराधों में एफआईआर दर्ज होती है। एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, जिसको हम गैर संज्ञेय कहते हैं। गैर संज्ञेय में क्या होगा, ऐसे अपराध जहां पर पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल। ये छोटे मोटे अपराध होते हैं, नॉन सीरियस नेचर के होते हैं, सजाएं भी कम होती हैं। साथ में जहां पे नॉन कॉग्निजेबल अपराध होते हैं, गैर संज्ञेय होते हैं, वहां पर एनसीआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। और एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, गैर कॉग्निजेबल, गैर संज्ञेय रिपोर्ट। तो ध्यान रखना, संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज होगी और नॉन कॉग्निजेबल के केस में एनसीआर दर्ज होती है। तो यहां पर कुछ मामलों में जो अपराध हैं वो संज्ञेय माने जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, संज्ञेय अपराध होंगे और जमानती होंगे, मतलब यहां पर कहा गया है, और अशमनी होंगे, सॉरी यहां पर अजमानती होंगे। ध्यान रखिएगा, उसको मत पढ़िएगा, वो कुछ मामलों के लिए है, मेन यही है। अजमानती मतलब नॉन बेलेबल होंगे, नॉन, मैं लिख दे रहा हूं, बस वही आपको याद रखना है। कॉग्निजेबल होंगे, संज्ञेय होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। नॉन कंपाउंडेबल होंगे मतलब अशमनी होंगे। नॉन बेलेबल का मतलब क्या होगा, देखिए बेलेबल और नॉन बेलेबल दो टाइप के अपराध होते हैं। बेलेबल में क्या होता है कि जब अपराध होता है, मतलब आरोप लगता है, तो व्यक्ति का अधिकार होता है कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसको बेल पर छोड़े, अधिकार होता है। बेलेबल में क्या होगा, राइट होगा टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। लेकिन नॉन बेलेबल में क्या होगा, ये अदालत का, मजिस्ट्रेट का या न्यायाधीश का विवेक होगा, उसका डिस्क्रिशन होगा कि वो उसको छोड़े कि ना छोड़े। मतलब नॉन बेलेबल में हम ये नहीं कह सकते कि हमें छोड़ो, ये अदालत डिसाइड करेगी हमें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, तो ये नॉन बेलेबल होता है। और शमनी का मतलब होता है, दो तरीके के अपराध फिर होते हैं, शमनी और अशमनीय, मतलब कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। शमनी में क्या होता है कि बाद में समझौता कर लिया जाता है, केस को विड्रॉ कर लिया जाता है, जहां समझौता हो सकता है केस खत्म हो जाए, शमनी होते हैं। जहां समझौता नहीं होता है, केस खत्म नहीं होता है, पार्टी चाह कर भी केस खत्म नहीं कर पाती है, वो अशमनी होते हैं। तो ये जो धारा 8 है, यहाँ पे बताया गया जो अपराध होगा, डाउरी का जो अपराध होगा, पहली बात तो संज्ञेय होगा, बिना पुलिस
बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकेगी, नॉन बेलेबल होगा, मजिस्ट्रेट का विवेक होगा, डिस्क्रिशन होगा कि वो जमानत पर छोड़े या ना छोड़े, अशमनी होगा, अगर दोनों पक्ष तैयार हो जाएं फिर भी मैटर को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये धारा 8 है आपकी। अब धारा 8A है, ये कहती है कि कुछ मामलों में सबूत का भार, इसको इंग्लिश में कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ध्यान रखिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, ये नॉर्मल केसेस में तो उस पर होता है जो आरोप लगाता है, सिद्ध करने का दायित्व उस पर होता है जो आरोप लगाता है, लेकिन यहां पर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होगा कि जिस पर आरोप लगा होगा, कि जैसे मान लो कि एक पक्ष ने आरोप लगाया, लड़की वालों ने आरोप लगाया लड़के वालों पर कि तुमने दहेज लिया है, तो यहां पर अब लड़के वालों को सिद्ध करना होगा कि हमने दहेज नहीं लिया है। इसका मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किस पर चला जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर जाएगा उस पर जिस पर आरोप लगा, यानी एक्यूज्ड पर शिफ्ट कर जाएगा, अभियुक्त पर शिफ्ट कर जाएगा। अभियुक्त को सिद्ध करना होगा, आरोपी को सिद्ध करना होगा कि मैंने दहेज नहीं मांगा था या मैंने दहेज नहीं लिया है। ठीक है, तो ये आपका कुछ मामलों में सबूत का भार किस पे जाएगा, ये सबूत का भार उस पे जाएगा जिस पर आरोप लगा है। ध्यान रखिएगा, आरोपी पर जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाएगा, ऑन एक्यूज्ड, ऑन एक्यूज्ड, आरोपी पर जाएगा। ठीक, ये धारा 8A है, बाद में जोड़ी गई थी, वही 84 86 में है। अब आता है 8 का, इंपॉर्टेंट है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। बस आपको इतना याद रखना है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, बस तो ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार, मतलब इसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इसमें कुछ खास बातें नहीं, अगर आप चाहो तो रीड कर लो। इसमें ये देखता है कि मतलब जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा ये देखेगा कि इस कानून के अनुबंधों का पालन हो रहा है कि नहीं, मतलब उपबंधों का पालन, ये लॉ लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखता है। ये देखता है कि जो लोग दहेज देते हैं, दहेज लेते हैं या उसको अबिट करते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं, उनको रोका जाए, ये कोशिश करता है। और जो जिन पर आरोप लगता है तो उनके आरोप के लिए सबूत इकट्ठा करता है। ये सारे काम दहेज प्रतिषेध अधिकारी के होते हैं, चाहे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लिख देता हूं, डाउरी, डाउरी प्रोहिबिशन, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। ठीक है, ये मैं आपको बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूं, यही लॉ है, यही इसी को बेयर एक्ट कहते हैं, हम वहीं से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे ऑथेंटिक लॉ नहीं होता। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, तो ध्यान रखिएगा, केवल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर किस धारा में है। सेकंड, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, इतना खाली आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर आता है नियम बनाने की शक्ति। अभी मैंने आपको बताया नियम बनाएगी केंद्र की सरकार, और मैंने आपको बताया भी है कि नियम बनाया था वर वधु भेंट सूची। ठीक है, दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985 ये बना रखा है, और उसमें बाकी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद धारा 9 में केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की शक्ति है नियम बनाने की, और धारा 10 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। बस धारा 10 इसकी आखिरी धारा है, यहाँ पे राज्य सरकार नियम बनाती है, वहाँ पे केंद्र सरकार नियम बनाती थी। और जो लॉ है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये वो है, इसका नाम है दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985। इसका इंग्लिश में नाम है डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट, जो भेंट है टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, मतलब जो ब्राइड ने ब्राइड ग्रूम को दिया है, वधु ने वर को, या वर ने वधु को दिया है। और ये कब लागू किया गया था भारत में, ये लागू किया गया था 19 अगस्त 1985 को। कब लागू किया गया था, 19 अगस्त 1985 को। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई में। तो ये नियम केंद्र सरकार ने बनाया था, इसमें लिस्ट बनानी पड़ती है कि कौन कौन से, उसको फिर रजिस्टर्ड भी कराना पड़ता है कि कौन कौन से हमने आइटम्स को दिया है। ठीक है, तो ये आपका नियम है। तो ये आपका दोस्तों डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कंप्लीट हो गया, यही पूरा कानून था, 10 धाराएं थी, छोटा सा लॉ है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, और आप इसको रिवाइज करिएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और एक बार इसको जो मैंने रनिंग नोट्स छोटे छोटे शॉर्ट में बनाए हैं उसको आप इसको रनिंग नोट्स में आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये बेयर एक्ट है, आप डाउनलोड करोगे आपको मिल जाएगा गूगल पे।
तो हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, फिर कोई नया एक्ट हम उसमें शुरू करेंगे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।